हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। तो देखो भाई, कहाँ तक पीछे की चीज़ें, कुछ पीछे की चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके हैं, है ना। कुछ पीछे की चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको मैं आज एक बार डिस्कस कर दूँ। तो देखो, हमने पढ़ा था आवेश, पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया, आवेश बता दिया, आवेश के बारे में हमने पढ़ाया, है ना। आवेश के बारे में पढ़ा दिया है, इसमें कूलाम का नियम हो गया है, ठीक है, कूलाम का नियम हो गया, अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया, आवेश का क्वांटाइजेशन हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र पढ़ लिए हैं, विद्युत विभव पढ़ लिए हैं, विद्युत क्षेत्र पढ़ लिए, विभव पढ़ लिए, विभवांतर पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र और विभव में रिलेशन के साथ साथ पढ़ रहे हैं क्या, किसी समांतर प्लेट के कारण, चकती के कारण, गोलीकोष के कारण, ये सब विभव पढ़ रहे हैं और विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है सभी को? गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती, ठीक है। ध्यान दो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित चकती। चकती मतलब कुछ सिलेंड्रिकल, जैसे कैसेट देखते हो, कैसेट होता है ना सिलेंड्रिकल पट्टी टाइप में, जैसे आप जिम में जाते हो ना, जिम में, तो जिम में देखे हो ना, वो जो लोड होता है जिसको हम लोग लगाते हैं तो वह चकती टाइप का होता है, उसी को कहते हैं एक समान रूप से आवेशित चकती। चकती को डिस्क कहते हैं, चकती को कहते हैं डिस्क, तो उसी तरह होता है। कहते हैं इसके अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर, ध्यान देना, जैसे हम अगर चकती की बात करें, जैसे ये हमारे पास कोई चकती है और इसका जो सेंटर से डिस्टेंस मतलब त्रिज्या r है या o है, और इसी से x डिस्टेंस पर एक बिंदु p है, इसी से x डिस्टेंस पर एक बिंदु p है, और यहीं पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र और विभव निकालना है। तो भैया ए वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र देखेंगे और विद्युत विभव देखेंगे, ठीक है, जरा ध्यान देना। तो कहेंगे क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और V बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का x होगा, ठीक है। वही सिस्टम है, Q का मान निकालते थे। यदि हम कहते x टेंडिंग टू 0, x किसकी तरफ, सेंटर की बात कर ले, केंद्र पर ही बात कर ले, तो केंद्र पर x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो E लगभग बराबर क्या हो जाएगा, जब x 0 हो जाएगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ये x 0 मतलब पूरा फैक्टर 0, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। अगर केंद्र पर बात करेंगे, यह कहाँ पर है, केंद्र के लिए है, किसके लिए है, केंद्र के लिए x बराबर 0 हो जाएगा, तो कहेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अर्थात चकती के समीप स्थित बिंदुओं के लिए यह अनंत समतल आवेशित चादर, यह समतल आवेशित चादर की तरह व्यवहार करती है। क्या बोलेंगे, चकती के समीप स्थित बिंदु, जैसे इस चकती के बहुत पास में चला जाए, मतलब x क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में बोलेंगे चकती के समीप स्थित बिंदुओं के लिए यह अनंत समतल आवेशित चादर की तरह व्यवहार करती है। और यह वाला x 0 हो जाएगा, यह वाला भी x 0 हो जाएगा, तो सिग्मा r अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, विभव कितना हो जाएगा, सिग्मा r अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो E बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो अगला हेडिंग है किसके लिए, आवेशित चालक पृष्ठ। आवेशित चालक पृष्ठ, देखो यह कोई हमारे पास चादर है, जैसे ये हमारे पास क्या कोई चादर है, यह कोई चादर है, और ये क्या है, आवेशित चादर मतलब धनावेशित है, ये क्या है, आवेशित धनावेशित क्या है, चादर है, और इसके लिए हमें क्या निकालना है भाई, ये P बिंदु हो गया मैंने मान लिया, तो इसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव निकालना है, धन आवेशित चादर है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, और V बराबर माइनस सिग्मा R अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस का C, कांस्टेंट होता है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलो कहते हैं अगला हेडिंग है
सन केंद्रीय गोलों के कारण विभव, सन केंद्रीय गोलों के कारण विभव। सन केंद्रीय मतलब उसी के अंदर गोला और गोला और गोला, ठीक है ना। जैसे देखो दो गोलों को आपस में संकेंद्रित कर दिया गया, पहले गोले की त्रिज्या r1 और दूसरे बाहर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, r2 है। पहले गोले पर q1 आवेश है, दूसरे गोले पर कितना आवेश है, q2 आवेश है। क्लियर है भाई, पहले गोले पर कितना आवेश है, q1, दूसरे गोले पर q2 आवेश है। पहले गोले की त्रिज्या है r1, दूसरे गोले की त्रिज्या है r2। तो इस समय विभव क्या होगा, बोलेंगे कंडीशन बोलेंगे, यदि r1 व r2, इसमें बोलेंगे r2 बड़ा है r1 छोटा, त्रिज्याओं के चालक कोषों पर एक समान रूप, त्रिज्याओं के चालक कोषों पर एक समान रूप से क्रमशः q1 व q2 आवेश वितरित हैं। इस पर q1 आवेश, इस पर कितना है, q2 आवेश वितरित हैं। प्रत्येक कोष का विभव होगा, आपको बताना प्रत्येक कोष का विभव क्या होगा, मतलब इसका विभव क्या होगा, इसका विभव। तो सर एक चीज बताओ, v बराबर क्या होता है, KQ/R। v बराबर क्या होता है, KQ/R होता है। वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या बोल देंगे भाई, v1 = 1/4πε q1/r1, q1/r1 प्लस 1/4πε q2/r2 हो जाएगा। इसी तरह v2 के लिए निकालेंगे तो 1/4πε q1/r2, q1/r2 और दूसरा हो जाएगा 1/4πε q2/r2 हो जाएगा। यह दोनों कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। बात समझ में आ गया कि नहीं। देखो अगर इसके लिए निकालेंगे तो Q1 के लिए भी देखेंगे तो यही रेडियस यूज, डिस्टेंस वही यूज करेंगे, क्योंकि बाहर से ही तो लेकर आएंगे। कहते हैं ना कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही तो विभवांतर होता है, वही विभव होता है। तो V2 क्या हो जाएगा, Q1/R2 लेंगे और Q2/R2 दोनों हो जाएगा। तो यह V1 और V2 का मान, यह पहले गोले के लिए और यह दूसरे गोले के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो भाई दूसरे डायग्राम में बोलेंगे, यदि चित्र में ए बी सी को बोलेंगे कोष्टक में C इज ग्रेटर देन B, मतलब ऐसे बोलेंगे A लेस देन B लेस देन C, मतलब C सबसे बड़ा है, C सबसे बड़ा है। त्रिज्याओं वाले तीन गोलों को जोड़ दिया जाए, आपस में तीन गोलों को संकेंद्रित, मतलब एक गोला के अंदर एक गोला, फिर उसके अंदर भी गोला, तीन गोलों को संकेंद्रित कर दिया जाए। केंद्रित कोषों को दिखाया गया है, इन पर क्रमशः QA, QB, QC आवेश हैं और त्रिज्या क्या है इनका, ABC है। त्रिज्या क्या है इनका, ABC है। तो VA कितना होगा, A पर विभव बोलेंगे VA बराबर 1/4πε QA/A, QB/B, QC/C। ठीक है, ध्यान देना V बराबर क्या होता है, KQ/R होता है। तो अगर VA निकालेंगे तो तीनों के कारण निकालेंगे तो क्या होगा, QA/A, QB/B, QC/C। ठीक है, उसी तरह B पर विभव निकालेंगे तो 1/4πε। अब दो केस में क्या करना है, अब अंदर वाला गोला आप छोड़ दोगे, अंदर वाला गोला क्या करोगे, छोड़ दोगे। ठीक है ना, तो अंदर वाला छोड़ दोगे तो क्या बोलो, QA/B, QB/B और QC/C। और इस वाले में हमें खाली C यूज करोगे, सबसे बाहर वाला रेडियस यूज करोगे। लास्ट वाले में क्या करोगे, सबसे बाहर वाला रेडियस यूज करोगे। C पर विभव क्या हो जाएगा, 1/4πε QA/C, QB/C, QC/C, मतलब सबसे बाहर वाला यूज करोगे इस कंडीशन में। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, क्या नाम है, देवानंद कुमार, गौरव कुमार, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं। तो अगर चार गोले संकेंद्रित हो तो चारों के लिए निकाल सकते हो, इसी तरह 5 गोले संकेंद्रित हो, पांचों गोलों के लिए विभव निकाल सकते हो। तो इसी प्रकार से तो करना क्या है कि पहले अंदर वाला, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, लेकिन जैसे अंदर वाला छोड़ कर, जैसे ध्यान देना भाई, जैसे देखो एक गोला है, इसका त्रिज्या है R1, एक इसके बाहर गोला है, इसका त्रिज्या है R2, और एक इसके भी बाहर गोला है, इसका त्रिज्या है R3, एक इसके बाहर गोला है जिसकी त्रिज्या है R4। कितने, R4 है। तो अगर सबसे अंदर, यह एक गोले का नाम A है, एक गोले का नाम B है, एक गोले का नाम C, इसका नाम D है, ऐसे समझो, इसका नाम क्या है, D है।
तो अगर ए पर विभव निकालोगे, क्या करोगे, ए पर अगर विभव निकालोगे तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि भी ए निकालोगे भैया, तो बोलोगे 1/4πε0 क्यू अपान आर, क्या होता है क्यू अपान आर, तो 3 के कारण निकालोगे। तो अगर हमने मान लिया कि इस पर हमें क्या है Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इसमें Q3 चार्ज है, इसमें क्या Q4 चार्ज है, ऐसे तो इस कंडीशन में बोलेंगे सर कि यह कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस Q4 अपान R4। यह पहला कंडीशन में हो गया। लेकिन जब दूसरे कंडीशन में हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर VB बराबर कितना होगा। अगर VB निकालना होगा तो यह R1 रेडियस वाला गोला सर्कल जो होगा हम छोड़ देंगे, VB निकालना होगा तो जो आंतरिक वाला है हम उसको छोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा सर, तो बोलेंगे 1/4πε0, यहाँ पर होगा Q1 अपान, या R2 से शुरू होगा, चार्ज तो रहेगा लेकिन जो डिस्टेंस है उसको छोड़ देंगे, प्लस Q2 अपान यहाँ पे R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस Q4 अपान R4। इसी तरह अगर VC पूछा जाएगा तो 1/4πε0 Q1 अपान R3 प्लस Q2 अपान R3 प्लस Q3 अपान R4, सॉरी R3 प्लस Q4 अपान R4 हो जाएगा। इसी तरह VD पूछा जाए तो 1/4πε0 Q1 अपान R4 प्लस Q2 अपान R4 प्लस Q3 अपान R4 प्लस Q4 अपान R4 होगा। ऐसे बात समझ में आ गया सबको। इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करें, विभवांतर है, इसी तरीके से विभवांतर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो इस ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। फिर कहेंगे क्या, एक और डायग्राम, दूसरा डायग्राम है, R1 R2 रेडियस है और इसको एक को पृथ्वी से ग्राउंड, अर्थ से ग्राउंड कर देते हैं। जब अर्थ से ग्राउंड करते हैं तब क्या होगा, ध्यान देना। कहते हैं चित्र में दो संकेंद्रित गोलों को दिखाया गया है, दो संकेंद्रित गोलों को दिखाया गया है। अच्छा, वन पेपर और केमिस्ट्री का 4 तारीख को, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, दिखाया गया। इनकी त्रिज्याएं क्रमशः, इनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2, और R2 बड़ा है R1 छोटा है, R2 बड़ा है R1 छोटा है। कहते हैं यदि आंतरिक गोलों पर या आंतरिक गोले पर, आंतरिक गोले मतलब ये जो अंदर वाला गोला है पर आवेश प्लस Q है, आवेश कितना है प्लस Q है, एवं बाहरी गोले को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, बाहर वाले गोले को पृथ्वी से जोड़ दिया गया, भू संपर्कित कर दिया गया, पृथ्वी से क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। कहते हैं बाहरी गोले पर विभव कितना होगा, V2 बराबर 1/4πε0 Q/2, Q/2, अरे Q/R2 रहेगा भैया मेरे, Q/R2 प्लस 1/4πε0 Q'/R2 इक्वल टू क्या होगा 0। पृथ्वी पे जोड़ने पर विभव 0 होता है, पृथ्वी का विभव क्या होता है 0 होता है, तो इसको 0 बोल देंगे। तो यहाँ से बोल देंगे Q' बराबर -Q होगा। इस कंडीशन में डायरेक्ट देख के बता देना कि Q' बराबर क्या होगा -Q होगा। क्लियर है। ठीक है भाई, बोलो। अब देखो दूसरा में कहते हैं तांत्रिक गोले का विभव, तांत्रिक नहीं आंतरिक होता है, तांत्रिक नहीं यहाँ पे रहेगा भैया, आंतरिक रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहेगा आंतरिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंतरिक, आंतरिक गोले का विभव। तो आंतरिक गोले का जब विभव निकालेंगे तो क्या होगा, आंतरिक गोले के लिए कहेंगे क्या, बोलेंगे Q1 ऐसे Q/R1 प्लस Q' अपान क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, यह वाला प्लेस कर देंगे। तो 1/4πε0 Q/R1 प्लस 1/4πε0। अब इसको -Q क्यों लिखा गया है,
तो भैया मैंने बताया क्यू डैश के स्थान पे माइनस क्यू ले लेंगे, क्यू डैश के स्थान पे क्या ले लेंगे, माइनस क्यू, वहीं से प्लेस कर दें। क्यू डैश लिखना पड़ता, लेकिन क्यू डैश का मनवा निकाल लिए हैं कि माइनस क्यू होगा, तो माइनस क्यू अपान R2 हो जाएगा। तो हो जाएगा क्यू का अमल ले लोगे तो क्या 1/4 1/R1 प्लस का माइनस का 1/R2 हो जाएगा। भैया देखो क्यू डैश का मनवा माइनस क्यू, तो माइनस क्यू रख दिए, यहाँ पे क्यू डैश होना चाहिए था, यहाँ पे क्यू डैश रहता, लेकिन उसका मान हमने बता दिया सर कितना है, माइनस क्यू है। अब क्यू का अमल ले लोगे तो यहाँ -1/4πε0, अब क्यू का अमल ले लो तो 1/R1 - 1/R2 बच जाएगा। अब चौथा पॉइंट अगर इसका देखें हम लोग तो बोलेंगे उपरोक्त स्थिति में यदि बाहरी गोले को बाहरी गोले को प्लस क्यू दे दिया जाए। अब कह रहा है कि बाहर वाले को प्लस क्यू दे दिया जाए, आवेश दिया जाए, एवं आंतरिक गोले को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए। अंदर वाला गोलवा पृथ्वी से जोड़ देंगे और बाहर वाले को प्लस क्यू आवेश दे देंगे। अरे बतिया समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले क्या किया गया था, पहले मेरे भैया ये बाहर वाले को पृथ्वी से जोड़ा गया था। पहले क्या किया गया था, ये बाहर वाले को पृथ्वी से जोड़ा गया था, इस बार अंदर वाले को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा इस स्थिति में आंतरिक गोलों का विभव शून्य है। इस स्थिति में आंतरिक गोले का विभव, देखो जिसको पृथ्वी से जोड़ोगे, जिसको भी पृथ्वी से जोड़ोगे उसका विभव शून्य होगा। बाहर वाले को जोड़े तो बाहर वाले का 0 था, अंदर वाले का जोड़ोगे तो अंदर वाले का 0 होगा। ठीक है, कहते हैं अतः क्यू डैश आंतरिक गोले पर प्रेरित आवेश, अतः क्यू डैश आंतरिक गोले पर आवेश है, आवेश या आंतरिक गोले पर प्रेरित आवेश है, तब V1 बराबर 1/4πε क्यू डैश अपान R1 प्लस क्यू अपान R2 इक्वल टू 0 होगा। V1 का मान 0 होगा। अगली बार V2 0 था, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, क्यू डैश बराबर -R2 अपान R1 इंटू क्यू, R2 अपान R1 इंटू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है भैया, चलो कहते हैं आंतरिक गोले पर आवेश बाहरी गोलों की अपेक्षा कम है। आंतरिक गोले पर आवेश बाहरी गोलों की अपेक्षा क्या है, कम है। मतलब अंदर वाला पृथ्वी पर से जोड़ा गया तब उस पर आवेश कम होता है, और बाहर वाले को दिया गया सोर्स से उस पर आवेश क्या होता है, ज्यादा होता है। ध्यान देना, कहते हैं बाहरी गोले पर, गोले की सतह पर विभव कितना होगा, तो निकालेंगे बाहरी गोले के लिए निकालना, तो इसका रेडियस अंदर वाले का R1, ऊपर वाले का क्या होगा, R2 होगा। तो सिर्फ बाहर वाला ही रेडियस लिखा जाता है, तो क्या बोल देंगे 1/4πε0 क्यू डैश अपान R1 प्लस 1/4πε0 क्यू अपान R2 हो जाएगा। क्यू अपान अंदर वाले में कितना है आवेश है, क्यू डैश, वो भी प्रेरित है, तो क्यू डैश अपान R2, बाहर वाले पे क्यू, तो क्यू अपान, अब देखो कुछ कॉमन 1/4πε0 कॉमन ले लो, और देखो पिछवा है क्यू डैश का मनवा कितना निकालो, -R1/R2 इंटू क्यू, तो वही रख दो माइनस क्यू R1/R2। ठीक है ना, देखो यहां से देख लो R1/R2 इंटू क्यू है, यही वाला क्यू डैश के स्थान पे रख दोगे। ठीक है, और R2 दोनों में कॉमन है, इसको मैंने कॉमन भी ले लिया, और प्लस का क्यू है, थोड़ा सॉल्व वॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू अपान 4πε0 R2 क्वेश्चन में 1 - R1/R2 हो जाएगा। ये स्पेशल पॉइंट है, इसको याद रखे रहोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर दोगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। नहीं तो ऐसे निकालते रहना, इसके लिए 1/4πε0, फिर 1/4πε0 क्यू अपान R2, फिर दोनों को लिया के जोड़ोगे, है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाओगे। अरे कहाँ इतना नौटंकी करो, डायरेक्ट बोलोगे इतना होगा सर। अगर दो गोले हैं, समझो एक गोलाई है, एक गोलाई है, 2 गोले हैं, इसका त्रिज्या R1, इसका त्रिज्या R2 है, ऊपर वाले क्यू आवेश, नीचे वाला अंदर वाला पृथ्वी से जोड़ दिया गया, तो उसके केस में डायरेक्ट लगाना क्यू अपान 4πε0 R2 कोष्टक में 1 - R1/R2 डायरेक्ट लगाना यार, एक लाइन में आंसर लेके आना, नहीं तो निकालते रहना वहीं पे। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है मेरे भैया, चलो अगला हेडिंग पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। तो जरा ध्यान देना, तो पहले हम बात कर ले विद्युत क्षेत्र की।
विद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो सर ई बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है क्यू बाई आर स्क्वायर, इसी कहते हैं क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसी कहते हैं क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर। और भी बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है, और इसी को बोलते हैं सर के क्यू बाई आर, है ना। अब इन्हीं दोनों में हमें संबंध बताना है कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, ध्यान देना। कहते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विभव प्रवणता कहते हैं, स्लोप कहते हैं। अगला है, यह एक सदिश राशि है, एवं इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। जो विभव की दिशा है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। क्या होती है भाई, विपरीत होती है, याद रखना। अगला पॉइंट, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र में निम्न संबंध होता है, इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। माइनस साइन क्या बताता है कि दिशा विपरीत है। यहाँ पे माइनस साइन क्या बताता है कि विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है कि भैया यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है और जो विभव की प्रवणता है दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए हम माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट कराते हैं। माइनस का मतलब बस उतना ही है कि इनका डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, दिशा विपरीत है। कहते हैं इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। देखो डी भी है या विभवांतर है, वोल्ट हो जाएगा, और डी आर मतलब क्या है, समय है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। कहते हैं उपरोक्त सूत्र से ऋणात्मक चिन्ह यह व्यक्त करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। भैया विपरीत दिशा में आना पड़ेगा तब विभव घटेगा ही। जब डायरेक्शन को विपरीत करोगे, जैसे अब सोचो इधर से तेजी से हवा चल रही, अब इधर हमें जाना है, इधर हमें क्या करना है, जाना है, तो हमारी एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा ना, तो विपरीत दिशा में क्या होगा, विभव का मान घटता है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे कहते हैं। अगली पॉइंट है, किसी आवेश वितरण के चारों ओर, क्या बोलेंगे, किसी आवेश वितरण के चारों ओर, क्या बोलेंगे भाई, किसी आवेश वितरण के चारों ओर अंतरिक्ष में किसी बिंदु पर, अंतरिक्ष में किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ई को, क्या बोलेंगे भाई, परिणामी विद्युत क्षेत्र ई को वेक्टर ई बराबर ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप के द्वारा व्यक्त किया जाता है ना। समझो, जैसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे इधर कर दे ई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो इधर क्या हो जाएगा, ई एक्स आई कैप, इधर ई वाई जे कैप, इधर ई जेड के कैप, ये ई के बराबर होगा, तीनों का क्या होगा, सम होगा। इसी तरह ई एक्स बराबर क्या होगा, जरा ध्यान देना। जैसे ना अगर हम डेभा जैसे या फिर ई के टर्म में बात करें तो ई वाई या ई एक्स बराबर क्या होगा, ई एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वी बाई डी आर होगा। तो अगर ई एक्स की बात करेंगे तो इसी के स्थान पर डी वी बाई डी एक्स, और इसी तरह ई वाई की बात करेंगे तो डी वी बाई डी वाई, ई जेड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी जेड होगा यह टर्म, ठीक है, ये क्या होगा, डी वी बाई डी जेड, ठीक है ना। अच्छा आप लोग अवकलन पढ़े होंगे, आगे चल के हम लोग इसी ई एक्स को क्या कहते हैं, डेभा भी अपान डेभा एक्स बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, तो घबराना मत, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। इसी डी को हम लोग और स्मॉलेस्ट में यूज करते हैं, इसे डेभा लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, डेभा, है ना। तो इसे कहते हैं क्या, डेभा डेभा एक्स प्लस डेभा डेभा वाई प्लस डेभा डेभा जेड, है ना। और सब में
ई एक्स ई वाई ई जेड इसका वैल्यू बराबर होता है, परिमाण में बराबर होता है। तो हम इसी को कहते हैं क्या, ये भी बाहर ले लेते हैं, ये किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, है ना, बात समझ में आ रहा है। तो आई ले सकते हैं यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा। ऐसे भी इसको हम लोग दिखाते हैं, ठीक है ना। तो डी को एज ए डेभा भी लिखा जाता है, किसी किसी किताबों में लिखा है, तो टेंशन मत लेना कि सर जी कहाँ से आ गया, ठीक है ना। चलो तो कहते हैं ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो लिखा है ना, डेभा भी अपान डेभा एक्स, क्या लिखा है, डेभा भी अपान डेभा एक्स। और ई वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेभा भी अपान डेभा वाई। और ई जेड बराबर माइनस डेभा भी अपान डेभा जेड, या इसी को कह सकते ई बराबर माइनस प्रवणता, और भी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है भाई। चलो तो कहते हैं सूत्र ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, अब भैया थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, माइनस डी वी बाई डी आर की सहायता से विद्युत क्षेत्र में सीमांत परिस्थितियों को, विद्युत क्षेत्र में सीमांत परिस्थितियों को जानकर, सीमांत परिस्थितियों में, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना, अच्छा क्या कर रहा है कि सहायता से विद्युत क्षेत्र के सीमांत परिस्थितियों किन्हीं जान, अच्छा परिस्थितियों किन्हीं जानकर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, सही है, मतलब अगर हमें इनका ज्ञात हो जाए, क्या कर रहा है, सहायता से विद्युत क्षेत्र में सीमांत परिस्थितियों को जानकर, सीमांत परिस्थितियों मतलब अलग अलग फैक्टर को जान जाएंगे तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। तब जैसे हमारे पास जैसे विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर इसका पॉइंट ए है, इसका पॉइंट बी है, तब इसके बीच का विभवांतर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य सूत्र से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, सामान्य रूप से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट यहाँ से कर सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा। जैसे भी बराबर वी बी माइनस वी ए, भी बराबर कितना लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए लिखते हैं। अगर 1 2 दिया है तो वी बी निकाल लो, वी ए निकाल लो, दोनों का अंतर ले लो, तो यहाँ पे विभवांतर हमें क्या होगा, पता हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, 1 से 2 मतलब पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वेक्टर ई इंटू डी आर, वेक्टर ई इंटू डी आर, ठीक है। अब वेक्टर समझो, अब यहाँ पे एक लाइन आप देखो, जैसे आप पढ़ोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, तो सर हम कहते हैं ना ए बी कॉस थीटा, है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इसी तरह हम लोग पढ़े हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ये पढ़े हो, क्लियर है। दो डाट में क्या होता है कॉस थीटा और क्रॉस में साइन थीटा, डाट में क्या होता है कॉस थीटा, क्रॉस में साइन थीटा होता है। तो अगर हम लोग इसी के स्थान पे क्या लिखते हैं, वेक्टर ई इंटू डी आर वेक्टर, तो क्या लिख सकते हैं, यही ना, ई डी आर कॉस थीटा, बोलो भैया क्या लिख सकते हो, ई डी आर कॉस थीटा लिख सकते हो, क्लियर है। चलो तो देखो क्या लिखा है, ई डी आर, तो क्या लिख सकते हैं, ई डी आर कॉस थीटा। अब इसका समाकलन, ई का मान पता रहेगा, डी आर का मान पता रहेगा, समाकलन कर देंगे, समाकलन करके हम विभवांतर का मान यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, लिमिट वाला इंटीग्रेशन लगा लेंगे। कहते हैं यदि किसी बिंदु P पर E बराबर 0 है, कह रहा है कोई बिंदु ऐसा है जहां पर P बराबर 0 है, मतलब समझो जैसे यह हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, यह वैद्युत क्षेत्र E है और यहीं पर कोई बिंदु P है और इस पर E बराबर कितना है, मान लिए कि 0 है, इस पर क्या है E बराबर कितना है 0 है, तब क्या कह रहा है 0 है, तब विभव भी उस बिंदु पर शून्य होगा। जब E 0 है तो भी 0 होगा, समझो क्या कह रहा है भैया, जब भी बराबर पहले होता क्या, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, मतलब इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, तो कहते हैं क्या, यह भी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर कॉस थीटा। तो
तो भैया जब ई जीरो हो गया, यह क्या हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तो पूरा फैक्टर है जीरो हो जाएगा। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा वहां पर विभवांतर भी जीरो होगा। इस बात से सहमत हैं आप लोग कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा वहां पर वैद्युत विभवांतर भी जीरो होगा, ठीक है ना। तो याद रखना। फिर आगे कह रहा, अच्छा विभव भी शून्य हो, मतलब भी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कह रहा, उदाहरण के लिए किसी आवेशित चालक को अंदर E बराबर जीरो है लेकिन बाहर V नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात भी शून्य नहीं होता। देखो अंदर का क्षेत्र जीरो हो जाएगा लेकिन हो सकता है कि बाहर पे से कोई आवेशित कर दिया जाए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ध्यान देना, जैसे भैया V इक्वल टू क्या हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाले गोले पे मान लो R1 प्लस बाहर वाले गोले का R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये R2। तो हमने मान लिया कि भाई Q1 जीरो है लेकिन हो सकता है Q2 जीरो ना हो। नहीं बेटा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसीलिए आप, मैं जानता हूं कि आप सारी थ्योरी पढ़े हो तो इसीलिए शॉर्ट में मैं पढ़ा रहा हूं फिर क्वेश्चन कराता हूं। देखो क्लास ऐसे ही पढ़ाता हूं, पहले टॉपिक पढ़ा देता हूं इंपॉर्टेंट, फिर उससे रिलेटेड अगले दिन क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं, जैसे ही खत्म होगा कुछ क्वेश्चन इसका करा भी दिए, कुछ और क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। फिर इसके बाद गॉस का नियम पढ़ा देंगे, क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। गॉस में फ्लक्स आ जाएगा, उसके बाद संधारित्र पढ़ा देंगे, क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर प्रतिरोध पढ़ाएंगे, उसका क्वेश्चन, मतलब 2 दिन थ्योरी तो 2 दिन उसका क्वेश्चन चलेगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, वो भी 45 में से केवल 35, ठीक है ना। वो भी 45 क्वेश्चन में से केवल कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, 35 तो करना है, ठीक है भाई। 45 में से 35 क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो ठीक है। फिर कह रहा है यदि किसी बिंदु P पर E बराबर जीरो है तो V बराबर नियत, मतलब शून्य या अशून्य, शून्य या अशून्य, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr होता है। तो भैया dV/dr का मतलब हो गया यह जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं, क्योंकि यह क्या है, इनका डेरिवेशन करेंगे, मतलब इनका अवकलन फॉर्म में दिया तो कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब शून्य हो सकता है या अशून्य भी हो सकता है, मतलब जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगली पॉइंट में, यदि किसी बिंदु P पर V बराबर जीरो है तब E शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि यह जरूरी नहीं है कि विभव जीरो है तो क्षेत्र भी जीरो होगा, और यह भी जरूरी नहीं है कि क्षेत्र जीरो है तो विभव भी जीरो होगा, यह कंपलसरी नहीं है। जैसे कह रहा है द्विध्रुव की निरक्षी रेखा पर V इक्वल टू जीरो लेकिन E नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात E शून्य नहीं होता है, V जीरो होता है निरक्षी स्थिति में। द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति क्या होती है भैया, कोई कमेंट करके बताए। द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमेंट करके बताओ। संतोष साहनी कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है भाई, चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं भैया, विभव की बात नहीं कर रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा हूं। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, याद है कुछ, 2p/r³ होता है, ठीक है। चलो भाई आगे जरा ध्यान दो, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे तो पहली चीज है कि वैद्युत बल रेखाएं
पॉजिटिव से निकलती हैं निगेटिव की तरफ चली जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के अभिलंबवत होती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है। काटने की स्थिति में क्या होगा, जहां पर इंटरसेक्ट होंगे वहां पर एक नया डायरेक्शन मिलता है, इनके कटान बिंदु पर एक दिशा मिलती है और इनके दो दिशा संभव नहीं है, इसीलिए एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्योंकि भैया कटान बिंदु जब हो जाएगा तो उनका डायरेक्शन डबल हो जाएगा, जबकि वैद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होती है, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती है। ठीक है, और कुछ उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए, विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक परीक्षण, यार एकांक परीक्षण रहेगा यहाँ पे, एकांक परीक्षण धन आवेश के द्वारा बनाया गया पथ विद्युत बल रेखा कहलाता है। बनाया गया पथ विद्युत बल रेखा कहलाता है। कहते हैं विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं लगातार होती हैं, ऐसा नहीं कि यहां से गया फिर रुक गया, फिर गया रुक गया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस होती हैं। क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस होती हैं और पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं और निगेटिव में इंटर करती हैं। क्या होता है भैया? देखो वैद्युत बल रेखाएं जैसे ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास क्या निगेटिव चार्ज है, तो वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलती हैं, निगेटिव में इंटर करती हैं। क्या होती है? पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव में इंटर करती हैं, ऐसे। ऐसे पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव की तरफ एंटर कर जाती, अंदर घुस जाती हैं। और ये क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार होती हैं, सतत होती हैं, सतत। ठीक है, देख लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी, और यह निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज में क्या होती है? एंटर कर जाती है ना। निगेटिव में क्या होती है? इंटर, मतलब पॉजिटिव से बाहर, निगेटिव में अंदर होती है। कौन? वैद्युत बल रेखाएं। कौन अंदर होती हैं भाई? वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कहते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के गुण वही है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे से अभिलंबवत होती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं, निगेटिव में समा जाती हैं, यही सब है इनके गुण है, जरा ध्यान देना। कहते हैं विद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक से प्रारंभ होकर ऋणात्मक पर समाप्त हो जाती हैं। पहला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? पॉजिटिव से निकलती हैं। कहाँ पर समा जाती हैं? निगेटिव में, मतलब पॉजिटिव। क्या कर रहे हो भाई संतोष? वैद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि देखो वैद्युत बल रेखाओं की एक ही दिशा होती है। देखो वैद्युत बल रेखा की दिशा केवल एक होती है कि भैया पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में अंदर जाएगा। वैद्युत बल रेखा की केवल एक ही दिशा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक ही होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। लेकिन अगर मान लो किसी बिंदु पर इसने काट दिया, जैसे यह बल रेखा गई और इसको मान लो किसी दूसरे ने काट दिया, ऐसे काट दिया, तो इसका मतलब हो गया इसका यहाँ पे एक नई दिशा, इसका इंटरसेप्ट लेंगे तो एक इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, यहाँ पे एक नया डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। केवल वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ।
लेकिन अगर ये काट देंगे तो यहाँ से देखो दो डायरेक्शन, एक इधर मिल जाएगा एक इधर मिल जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन स्प्लिट कर जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगा, जो कि संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला है विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, खींची गई रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। क्या कर रहा है, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे मान लो यह कोई बिंदु है, तो इसी पर जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे वह इसके डायरेक्शन को बताएगा। तो भैया जब काटेगा, जब जहां काट लेगा तो फिर वहीं पे स्पर्श रेखा खींचोगे तो फिर नया डायरेक्शन मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए काटते नहीं है। ध्यान देना, जैसे यह हमारे पास बिंदु है, तो इस पर जो स्पर्श रेखा हमने खींची है तो यह ई ए के डायरेक्शन को बता रहा है, और यहाँ से किसके डायरेक्शन को बता रहा है, ई बी के डायरेक्शन को बता रहा है। बात समझ में आ रहा है? आगे, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं। आगे, विद्युत बल रेखा, ऐसे लिखो, विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक सतह के लंबवत निकलती हैं। सदैव चालक सतह के लंबवत मतलब 90 अंश के कोण पर निकलती हैं। चालक सतह के लंबवत निकलती हैं, इसका मतलब 90 अंश के कोण पर निकलती हैं। ठीक है, जैसे देखो यहां से एक इनका डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनाते हैं हमेशा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं। जब 90 अंश का कोण बनाएंगे तो कभी काटने की पॉसिबिलिटी होगी नहीं। यहाँ पे सरफेस पे देख लो, इधर से देख लेंगे तो यहाँ से हमेशा देखो 90 डिग्री का एंगल, कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री के एंगल पे निकलते हैं। और इधर से जब समा जाते हैं, इसमें अंदर चले जाते हैं, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे जाते हैं। तो सदैव क्या होते हैं, अभिलंबवत होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत या अभिलंबवत होते हैं। ठीक है, चलो कहते हैं आगे, किसी भी चालक के अंदर, किसी भी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं विद्यमान नहीं होती हैं। चालक के अंदर नहीं होती, उसके बाहरी सरफेस पे होती हैं, अंदर नहीं रहती हैं विद्युत बल रेखाएं। अब इसीलिए विद्युत धारा भी देखोगे तो सरफेस पे चलती है। जैसे यह है ना, तो इसके अंदर से थोड़ा जाएगी विद्युत धारा, इसके सरफेस पे चलती है विद्युत धारा, विद्युत धारा इसके सरफेस पे चलती है, अंदर से नहीं चलती है। तो इसीलिए देखोगे तो कभी कभी जैसे वर्षा के दिन में जब बिजली गिरती है तो जो लोग लूप में रहते हैं उन्हें बिजली नहीं मारती। जैसे कार और में बैठते हैं तो उसमें बिजली नहीं मारती है, क्योंकि जो सरफेस पर होते, जो चार्ज होते हैं, जो विद्युत क्षेत्र वो कहाँ पर रहेगा, सरफेस पे रहेगा, फिर ग्राउंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो चार्ज मूव करते हैं, जो विद्युत क्षेत्र होता है हमेशा सरफेस पे होता है, पृष्ठ पर होता है। जैसे हमारे पास यह है, तो अगर मान लो बिजली गिर रही है और अगर अंदर से यह इंसुलेटर है, अंदर से यह चालक है, इसके अंदर कोई बैठा है, इस पर बिजली गिरी तो उसको नहीं मारेगा, इसी के सरफेस पे रहेगा और धीरे से ग्राउंड हो जाएगा, जमीन से जुड़ा ही रहेगा, ग्राउंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कहते हैं अगला पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। ये बंद लूप नहीं बनाती मतलब ऐसे बंद हो जाए, ऐसे बंद हो जाए, ऐसा कोई लूप नहीं बनाती है, बंद लूप नहीं बनाती हैं। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। तो वैद्युत जो बल रेखाएं हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं अभी लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं लूप का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा भाई? अगर समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट में करो हाँ, फिर आगे चलते हैं। कल इस पर सारे क्वेश्चन कराए दिए जाएंगे, कल इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। ठीक है, संभावित प्रश्न जो कि आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। अगली पॉइंट है, किसी आवेश से प्रारंभ होने वाली, किसी आवेश से
प्रारंभ होने वाली अथवा किसी आवेश पर समाप्त होने वाली अथवा किसी आवेश पर समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या, समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। अर्थात क्या बोल सकते हैं, जो Q प्रोपोर्शनल टू है बल रेखाओं की संख्या, Q प्रोपोर्शनल जो आवेश है वह बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। अच्छा सर, यहां से बोल सकते हैं जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा बल रेखाएं, मतलब जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र। आवेश बढ़ेगा वैद्युत बल रेखाएं बढ़ेंगी, वैद्युत बल रेखाएं बढ़ेंगी वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक है सर, यह देखो ये पॉजिटिव है और यह निगेटिव है। ठीक है, तो यहां ए वाले से पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और निगेटिव में अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इसमें दिखाया जा रहा है कि भैया क्यू ए से ज्यादा चार्ज निकल रहे हैं ना, ए वाले से क्या होता है ज्यादा चार्ज, ये प्लस वाले पे चार्ज ज्यादा है, माइनस वाले पे क्या है कम जा रहे हैं ना। सर बायोलॉजी का क्लास कब से चलेगा? आप चल रहे नंबर पे एक बार कॉल करो, सर को पूछो बायोलॉजी क्लास कब से चलेगी। जल्द ही चलेगी, शायद हमें लगता है 4 तारीख के बाद से चलने लगेगा, है ना। हो सकता है 4 तारीख से ही चले, लेकिन चलेगा। ठीक है भाई, अगला पॉइंट है, यदि विद्युत बल रेखाएं, यदि विद्युत बल रेखाएं सरल रेखीय समांतर एवं एक दूसरे से बराबर, यदि विद्युत बल रेखाएं सरल रेखी, अच्छा ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ना, ऑब्जेक्टिव में ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब आता है तो यहां पर यह काम आता है थ्योरी। मैथ का क्लास तो चल रहा है ना, मैथ की क्लास कल यूट्यूब पर हुई थी, अब 1-2 दिन बाद ऐप पर भी लाइव हो जाएगी। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का चल रहा है, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का लाइव क्लास चल रहा है ऐप पर, उसके बाद मैथ बायोलॉजी का भी चलने लगेगा। अभी करेंट अफेयर्स भी आने वाला है ना। सारी क्लासेस चलेंगी, आप टेंशन ना लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि भैया ले लो यहाँ पे क्लास चल रही है सीयूईटी का। 4 तारीख के बाद से पूरा एकदम फुल फॉर्म में चलेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है भैया, ध्यान देना। कहते हैं यदि विद्युत बल रेखाएं सरल रेखी समांतर एवं एक दूसरे के बराबर दूरी पर स्थित है, जैसे यह बराबर दूरी पर स्थित है, तो विद्युत क्षेत्र को एक समान कहा जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या करा, एक बराबर हूं, समान दूरी पर हूं, तो उस समय वैद्युत क्षेत्र का होगा एक समान होगा। कहते हैं और यदि बल रेखाएं, और यदि बल रेखाएं, और यदि बल रेखाएं एक दूसरे से बराबर दूरी पर न हो, और यदि बल रेखाएं एक दूसरे से बराबर दूरी पर न हो या सरल रेखा न हो, तो विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र को असमान कहा जाएगा। जैसे इसको क्या बोलेंगे, समान वैद्युत क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे, समान वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, असमान। असमान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई, तो इसको बोलेंगे समान वैद्युत क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे, असमान वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है? यस या नॉट? यस। चलो, समविभव पृष्ठ बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्लास 12th में ना, यह क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, याद है आप लोग को? यह क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता, समविभव पृष्ठ, मतलब जहाँ पर विभव क्या होता है, समान होता है। अच्छा ये बताओ, सभी लोग फिजिक्स का पेपर दे के आए हो कल ना, कैसा पेपर गया जरा कमेंट करके बताओ। किसका फिजिक्स में 60 प्लस आएगा, जरा बताओ। 70 नंबर था फिजिक्स का, तो किसका 60 प्लस आएगा, जरा कमेंट करके बताना। 60 प्लस किसका आएगा, कमेंट करके बताना।
ठीक है, ध्यान देना। कहते हैं किसी दिए गए आवेश वितरण के लिए, किसी दिए गए आवेश वितरण के लिए, संतोष साहनी करें यस, अच्छा बढ़िया गया। किसी दिए गए आवेश वितरण के लिए समान विभव वाले, क्या बोलेंगे भाई, समान विभव वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ से संबंधित निम्न बिंदु है, मतलब इससे रिलेटेड 3 पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट करो क्वेश्चन अगर होने लायक हो, या तो डाउट वाले नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं देखूंगा। समविभव पृष्ठ से संबंधित है। पहला पॉइंट क्या है कि समविभव रेखाओं का घनत्व हमें क्या है, समविभव रेखाओं का घनत्व हमें विद्युत क्षेत्र के परिमाण की जानकारी, विद्युत क्षेत्र के परिमाण की जानकारी देता है। क्या कहता है भैया, यह थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। कैसे, समविभव रेखाओं का घनत्व हमें क्या बताता है, तो क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र के परिमाण की जानकारी देता है। रेखाओं का घनत्व अधिक होने पर, क्या बोलेंगे भाई, रेखाओं का घनत्व अधिक होने पर विद्युत क्षेत्र अधिक शक्तिशाली होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अधिक शक्तिशाली होगा। मतलब जितना ज्यादा बल रेखा उतना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र, बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी मतलब वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा, प्रबल हो जाएगा। आगे बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव रेखाओं, क्या बोलेंगे भाई, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव रेखाओं या पृष्ठ के अभिलंबवत, या पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। क्या बोलेंगे भाई, पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। मतलब जैसे हमारा यह सरफेस है, यह हमारे पास क्या है भाई, कोई सरफेस है। क्या अगर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है सदैव समविभव रेखाओं या पृष्ठ के लंबवत, इसके जैसे हमारे बोल दे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो समविभव का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अभिलंबवत ऊपर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा। बेटा जो डाउट नंबर है ना उस पे व्हाट्सएप नंबर है, जो डाउट नंबर है उस पे व्हाट्सएप चलता है, आप उसे भेजो। आपके जो क्लास 12th में जब बैच लिए थे तो एक डाउट नंबर दिया गया था ना, तो उस डाउट नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लूंगा, ठीक है। चलो तीसरा देख लो, कहते हैं बिंदु आवेश या गोली आवेश, बिंदु आवेश या गोली आवेश। क्या बोलेंगे भैया, बिंदु आवेश या गोली आवेश वितरण के कारण प्राप्त समविभव पृष्ठ, वितरण के कारण प्राप्त समविभव पृष्ठ संकेंद्रित गोले होते हैं, संकेंद्रित गोले होते हैं। इसके लिए क्या होगा, V बराबर V2, V बराबर क्या होगा V2, जरा ध्यान देना। तो कहते हैं बिंदु आवेश के कारण गोली समविभव सतहें यह है, इसमें V बराबर V1 होता है। जैसे यह क्या V1 V2 V3 V4 डॉट डॉट बहुत सारा होगा। समविभव पृष्ठ की बात करेंगे तो V1 सबसे ज़्यादा होगा, V2 फिर V3 फिर V4 डॉट डॉट डॉट, है ना। कहने का मतलब इससे जितना दूर चलेंगे, इससे क्या होगा, जितना दूर चलेंगे उतना ही क्या होगा, समविभव पृष्ठ जो सरफेस विभव का मान है घटता चला जाता है, ठीक है। चलो आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। यह समविभव पृष्ठ से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, याद रखना। कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के लंबवत खींचे गए समतल होते हैं। फिर से सुनो, क्या करा, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो मैंने बताया विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, बराबर हों, तो उसे क्या बोलेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो बोलेंगे क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के
विद्युत बल रेखाओं के लंबवत खींचे गए समतल होते हैं। अगला, समविभव पृष्ठ परस्पर कभी नहीं काटते हैं। समविभव पृष्ठ कभी नहीं काटते हैं, एक दूसरे को कभी कटिंग नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है, किसी भी आकृति का एक धात्विक पृष्ठ, किसी भी आकृति का एक धात्विक पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। फिर से समझो, किसी भी आकृति का धात्विक पृष्ठ, जैसे कोई धातु है तो इसका जो ऊपरी सतह है, किसी भी धातु, जैसे मान लो यह हमारे पास, तो मान लीजिए कार्बन फाइबर का है, लेकिन मान लो अगर यह किसका कॉपर का रहता, तो जो ऊपर का ये इसका पृष्ठ रहता वो किसका काम करता, समविभव पृष्ठ का काम करता होता है। अगला, किसी समविभव सतह पर एक आवेश को चलाने में किया गया कार्य, एक आवेश को चलाने में किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के सरफेस पर आवेश को चलाने में जो किया, आवेश को गति कराने में जो किया गया कार्य होता है, वह कितना होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक मैंने पढ़ाया। अब इसी का मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। कल के सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है कल के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे भाई, क्वेश्चन देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? कल के सेशन में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है सर, डाउट है सर, व्हाट्सअप नंबर, अरे भाई व्हाट्सअप नंबर वही है, उसी पे कमेंट कर दो आप लोग। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। तो अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अगली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरा ध्यान देना, जैसे हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जैसे इसमें कोई चार्ज है Q, अब यह क्या करेगा, v वेलोसिटी से मोशन करेगा, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेग कितना होगा, इसको पढ़ना है, ठीक है ना, ध्यान देना। कहते हैं आवेशित कण को एक समान विद्युत क्षेत्र में, इसमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, आवेशित कण को एक समान विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से छोड़ा जाए, विरामावस्था से छोड़ा जाए तो इसका गति कितना होगा, मतलब पहले रुका था अब इसको छोड़ा जाए तो इसकी गति क्या होगी, ध्यान देना। मान लीजिए एक आवेशित कण द्रव्यमान m एवं आवेश कैपिटल Q, इसे विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से छोड़ा जाता है। कण पर एक बल कार्यरत होगा जिसको कहते हैं वैद्युत बल, कण पर एक बल कार्यरत होगा जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। और कितना होगा, जिससे इसमें गति आ जाती है, जिससे इसमें क्या होती है, गति आ जाती है। तो बल कितना होगा, जरा ध्यान देना मेरे भाई। जैसे यह इस पर बल कितना होगा, तो हम कहते हैं सर E बराबर F अपान क्यू नॉट, F बराबर क्या होगा, क्यू ई, सिंपली बोलें क्या, बल कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा। अब F बराबर क्या होता है, mg होता है, F बल बराबर F बराबर क्या होता है, mg होता है ना। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो m और यहाँ पे a लिख लेंगे, यहाँ पे अगर mg के स्थान में ma लिख लें और इसी को क्या लिखते हैं, v/t लिख देंगे, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका वेलोसिटी। यह त्वरण है, ए क्या है, त्वरण है, त्वरण से क्या निकलेगा, वेग निकल जाएगा, ध्यान देना। कहते हैं बल एवं त्वरण, तो कहते हैं क्या, आवेशित कण पर आरोपित बल F बराबर QE और उत्पन्न त्वरण A बराबर क्या होगा, F अपान m, तो QE, क्योंकि F का मान QE है, QE/m, यह त्वरण का मान निकल जाएगा। ये किसका मान निकल जाएगा, ध्यान देना, त्वरण का मान। जैसे देखो यह बराबर ma, तो a बराबर क्या हो जाएगा, F अपान m हो जाएगा, और इसका मान अगर हम कहें क्या, F बराबर क्या होता है सर, QE होता है, तो इसको प्लेस कर दो, तो F का मान क्या हो जाएगा, QE/m हो जाएगा, QE बाई कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। यह त्वरण का मान निकाल लेंगे, ठीक है।
यह त्वरण का मान हो गया। ठीक है, कहते हैं वेग निकालना है, तो वेग कहते हैं मान लीजिए प्रारंभ में आवेशित कण बिंदु ए, थोड़ा उससे ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। कहते हैं मान लीजिए प्रारंभ में आवेशित कण बिंदु ए यहाँ पर है, बिंदु ए पर है एवं टी समय में बी पर पहुंच जाता है। टी समय में कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। पहले ए पर था, कुछ समय बाद बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो विभवांतर निकालेंगे डेल्टा बी, बी बी माइनस भी ए, तो डेल्टा भी बराबर बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर हो जाएगा। तो यह होगा, इसको अगर हम यहाँ बोल दे सर यहाँ पर भी ये होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभवांतर भी भी होगा। तो कहते हैं यस बिंदु ए व बी के बीच दूरी कितना होगा। अगर दूरी निकालेंगे तो यस क्या हो जाएगा, बिंदु ए व बी के बीच की दूरी, मतलब यस क्या है, ए बी के बीच की दूरी है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्यू ई टी बाई एम, क्यू ई टी बाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है ना, क्यू ई टी बाई क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्लियर है, कैसे हो जाएगा सर, एक टर्म आप लोग पढ़े हो, एफ बराबर संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग बटा समय, संवेग परिवर्तन की दर मतलब संवेग बटा क्या होता है, समय। एफ बराबर, तो बल एफ का मान कितना है, क्यू ई है, बल एफ का मान कितना है, क्यू ई है। तो क्यू ई कैपिटल क्यू ई लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, क्यू ई बराबर संवेग का मतलब एम भी, संवेग का मतलब क्या, एम भी बटे टी, टी को भेजो उधर, तो यहाँ से भी का मान निकालो, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई टी और बटे में भेज दो क्या, एम, तो क्या हो जाएगा, भी बराबर क्यू ई टी बटे एम, यही आ गया। कितना है, क्यू ई टी बटे एम हो जाएगा, है ना, देखो वही तो आया है, क्यू ई टी बटे एम हो जाएगा। उसके बाद इसको चाहे तो अब इसको चेंज भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, इसको चेंज भी कर सकते हो। क्या लिख देगा, 2q डेल्टा भी अपान एम, इसको कैसे लिख सकते हो सर, तो भी बराबर क्या होता है, भी देखो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर ई डी होता है, या ई बराबर क्या भी बाई डी होता है, इसको वहां पे प्लेस कर लेंगे। तो जहां जिसके अकॉर्डिंग जो जरूरत होगी हम वो क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है ना, कोई टेंशन है नहीं। तो इसको अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट में लिख सकते हैं क्यू ई टी बाई एम, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में क्या, 2q डेल्टा भी अपान एम। ठीक है ना, मतलब डेल्टा ई इंटू टी को क्या से बोल सकते हो, एक तरह से विभवांतर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, विभवांतर। अब संवेग की बात करते हैं, संवेग p बराबर एम भी होता है, संवेग p बराबर क्या होता है, एम भी होता है। तो p और m, p बराबर के m और v का मनवा निकाल दिए, क्यू ई टी बाई एम, और लिख सकते हैं सिंपली क्या, क्यू एम एम से कट जाएगा, क्यू ई टी। संवेग कितना आ जाएगा, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र गुणे समय, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र गुणे समय। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। चाहो तो इसको अंडर रूट में भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग अगर p बराबर m की बात करें और v का मनवा निकाल दिए, अंडर रूट में 2q डेल्टा भी बाई m, इसको प्लेस कर देंगे और अंडर रूट को जब इसको अंदर भेजेंगे तो ये अंदर जाएगा, तो m स्क्वायर हो जाएगा, एक कट जाएगा, इतना बच जाएगा। ठीक है, देखो जैसे m बाहर है तो m को कहाँ भेज दो, अंडर रूट में भेजोगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो जब अंदर रूट में m स्क्वायर लाओगे तो एक नीचवा से कट जाएगा, एक नीचवा वाला क्या होगा, कट जाएगा। तो सिंपली क्या बचेगा, 2m q डेल्टा भी, क्या बच जाएगा, 2m q डेल्टा भी बच जाएगा। यह क्या हो जाएगा, आवेशित कण का संवेग हो जाएगा। तो क्या निकाल लिए, बल निकाल लिए, त्वरण निकाल लिए, वेग निकाल लिए, संवेग निकाल लिए। अभी आगे आवर्तकाल भी पढ़ेंगे, आवृत्ति भी पढ़ेंगे इसका। ठीक है, गतिज ऊर्जा की बात करते हैं।
कहते हैं टी समय में कण द्वारा गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv² होता है। अब v का मान अभी निकाला मैंने, या mv का मान निकाल दिया है ना। संवेग p बराबर क्या होता है mv, अब पूरे का मान निकाल दिए हैं तो क्या रख दोगे भैया 1/2 m। अब v का मान कितना निकाले हो, इतना, चाहे तो यह वाला वैल्यू रख दो QET/m, चाहे तो यह वाला वैल्यू रख दो QET/m, इसका मान रख के होल स्क्वायर कर दो तो Q² E² T² बटे m हो जाएगा, m² होगा, एक m काट देंगे, ठीक है, एक m क्या करेंगे, काट देंगे। और लग रहा है कि 1/2 छूट गए यहाँ पे हमें लग रहा है कि 1/2 छूट गया है ना। आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, आप लोग को भले ना दिखे लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 1/, यहाँ पे क्या हो गया भैया, छोड़ दिया गया, ठीक है ना। टाइपिंग में यहाँ पे 1/2 क्या कर दिए होंगे, छोड़ दिए होंगे, तो मैं यहाँ पे 2m लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे 2 को क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं। k बराबर हाफ m, इसको क्या लिख सकते हो, देखो E² मतलब Q² E² T², तो भैया E को क्या कहते हैं, भी कह रहे थे, E2 क्या कर डेल्टा भी का, तो अंडर रूट में ले रहे थे, तो अंडर रूट में अब नहीं लिखेंगे, सब स्क्वायर है, तो सीधे सीधे 2q भी अपान m लिख देंगे, m m से कट जाएगा, तो क्या बचा है q इंटू डेल्टा भी, क्या हो जाएगा q इंटू डेल्टा भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा q इंटू डेल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। और 2 से इधर कट जाएगा, देखो 2 से कट जाएगा और यह m से कट जाएगा। कार्य की बात करते हैं, कितना कार्य करना होगा, तो कहते हैं यदि विद्युत क्षेत्र में, क्या बोलेंगे, यदि विद्युत क्षेत्र में Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या बोलेंगे, यदि विद्युत क्षेत्र में Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, किया गया कार्य W बराबर V इंटू डेल्टा Q, किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर Q इंटू डेल्टा भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा भी हो जाएगा। यहाँ डेल्टा भी बराबर Q आवेश की दो स्थितियों के बीच विभवांतर है, क्या है विभवांतर, तो डेल्टा भी बराबर क्या लिख सकते हैं, E इंटू डेल्टा आर, क्या लिख सकते हैं, E इंटू डेल्टा आर, जिसको ER cos थीटा, यहाँ थीटा क्या है, आवेश की गति एवं विद्युत क्षेत्र के बीच कोण है, आवेश की गति एवं विद्युत क्षेत्र के बीच कोण है। जैसे आप ऐसे ले सकते हो, यह हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, अब मान लो इधर हमारा आवेश Q क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो यहाँ से जो कोण बनेगा यही कोण क्या है, वह थीटा है, यही कोण वह क्या है, थीटा है, ठीक है। यह हमारा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यदि Q आवेश को विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 I कैप प्लस E2 J कैप प्लस E3 K कैप में विस्थापित या विस्थापन R बराबर R1 I कैप R2 J कैप प्लस R3 J कैप, सही मतलब R1 I कैप प्लस R2 J कैप प्लस R3 K कैप से विस्थापित किया गया हो, तब किया गया कार्य E इंटू डेल्टा आर होगा। इसकी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेंगे, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। ऐसे आर वेक्टर आर बराबर क्या है, R1 I कैप प्लस R2 J कैप प्लस R3 K कैप है, और वेक्टर E बराबर क्या है, E1 I कैप प्लस E2 J कैप प्लस E3 K कैप, यह है। अब ध्यान देना, अगर हम लोग वेक्टर E डॉट R निकालें तो क्या हो जाएगा, E1 I कैप प्लस E2 J कैप प्लस E3 K कैप डॉट R1 I कैप प्लस R2 J कैप प्लस R3 K कैप, यह हो जाएगा। I का I वाले में गुणा करो, I डॉट I1, ये आप लोग पहले जानते हो, I डॉट I अगर करेंगे 1, J डॉट J करेंगे 1, K डॉट K करेंगे 1, I डॉट J इज इक्वल टू 0, J डॉट K इज इक्वल टू 0, K डॉट I
इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो क्या E1 R1 प्लस इसी तरह E2 R2 प्लस E3 R3 हो जाएगा। तो E डॉट R के स्थान पे E1 R1 E2 R2 E3 R3 यह वैल्यू प्लेस कर देंगे, है ना। जरा देखो पीछे, तो उस क्या मिल जाएगा हमको भाई, लिख देंगे W इक्वल टू क्यू इंटू ई आर, क्या हो जाएगा Q इंटू ई आर वैक्टर में फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा Q E1 R1 E2 R2 E3 R3, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से पीछे से प्लेस कर देंगे। ठीक है, कहते हैं विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित मतलब कंजर्व है, मतलब इसको सिर्फ एक्सचेंज किया जा सकता है, न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, सिर्फ इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। इसलिए आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक, इसलिए आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आवेश के पथ पर निर्भर करता है। आवेश के पथ पर निर्भर, भाई संरक्षित है तो इसका एक्सचेंज ही ना दूसरा बनेगा, क्योंकि कंजर्व है, खत्म तो हो नहीं सकता, सिर्फ इसका फॉर्म चेंज होगा। तो इसीलिए कह रहा है आवेश के पथ पर निर्भर करता है ना, किस पर, आवेश के पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे देखो यह हमारे पास कोई पाथ है, तो इसके पथ पर पहला पथ है, दूसरा पथ है, तीसरा पथ, तो पथ की लंबाई जितना ज़्यादा होगा वो किया गया कार्य भी क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है भाई, अगला देखो, कहते हैं जब आवेशित कण को एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रेक्षित किया जाए। अगला पॉइंट क्या है, जब आवेशित कण को एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रेक्षित किया जाए। क्या किया जाए, प्रेक्षित किया जाए मतलब फेंका जाए, या प्रक्षेप किया जाए मतलब इसको एक तरह से गति कराया जाए। तो कहते हैं जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के लंबवत इसमें से प्रवेश करता है तो निम्न प्रकार से परवलय का पथ बनता है। जब भी किसी प्रक्षेप को ऐसे फेंकते हैं तो परवलयाकार पथ बनता है, क्लास 11 में पढ़े थे। तो परवलय का पथ बनता है, किसका पथ बनता है, परवलय का पथ बनता है। किसका पथ बनेगा, परवलय। तो पथ का समीकरण क्या होगा, तो कहते हैं संपूर्ण गति के दौरान एक्स अक्ष की दिशा में, संपूर्ण गति के दौरान एक्स अक्ष की दिशा में कण का वेग नियत रहता है। कण का वेग क्या होगा, नियत होगा। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, ऐसे एक्स डायरेक्शन में क्या कांस्टेंट होगा, चेंज कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, ऊपर चेंज ना होगा, ऐसे थोड़ी होगा। कहते अतः एक्स अक्ष की दिशा में एक्स बराबर क्या होगा u2। कैसे सर, एक्स बराबर क्या होता है u प्लस AT होता है, तो यह क्या होगा 0 होगा। एक्स डायरेक्शन में ux मिलेगा, ux मिलेगा, x बराबर क्या मिलेगा ux मिलेगा, वैसे होता ना। ठीक है, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, अच्छा ऐसे देखो s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। क्या होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसी तरह लिखेंगे इसको x डायरेक्शन में, तो x बराबर क्या मिलेगा ut और एक्सचेंज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपली क्या मिलेगा x बराबर ut मिलेगा। गति के द्वितीय समीकरण से लगा लेंगे। कहते हैं चूंकि कण की गति y अक्ष की दिशा में त्वरित है, त्वरित है मतलब त्वरण है यहाँ पे। अच्छा x डायरेक्शन में बात करें, जैसे यह x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस में जो a का मान है यह क्या होगा नियत होता है। a का मान क्या होता है नियत होता है। नियत होने का मतलब समझ रहे हो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कण का वेग नियत होना, जैसे ना इसमें क्या है, इसका वेग क्या है नियत है, इसका वेग क्या है इधर नियत है। अब वेग नियत होने का मतलब समझे, त्वरण a बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है समय अंतराल होता है। तो भैया एक बात बताओ, वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब अगर पहले v था तो बाद में भी क्या है v मिला, तो v माइनस v बटे t क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे त्वरण क्या मिलता है, x एक्सिस पे त्वरण क्या मिलेगा 0 मिलेगा। जबकि y एक्सिस पे क्या होता है वेरिएशन होगा, y एक्सिस पे त्वरण बदलता है, mg के साथ बदलता है। क्योंकि भैया नीचे से जब ऊपर चलोगे तो g बदलेगा ना, गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा। क्या बदलेगा, गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा।
तो गुरुत्वीय त्वरण के बदलने के कारण, क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के बदलने के कारण इसमें भी एक्सचेंज आएगा, वेरिएशन आएगा। तो वाई एक्सिस पे त्वरण क्या होता है, परिवर्तित होता है, एक्स एक्सिस पे नियत होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो समीकरण क्या होता है, अतः y बराबर 1/2 QE/m इंटू एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, यह परवलय का समीकरण है जो यह दर्शाता है कि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्या y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर को दर्शाता है। यह परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है, परवलय का समीकरण है, ठीक है भाई। चले आगे, चलो लास्ट टॉपिक यह है, लास्ट टॉपिक इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर किया जाएगा, ठीक है। कहते हैं कण की ताक्षणिक गति, अगली टॉपिक में हम बात करेंगे कण की ताक्षणिक गति की बात करते हैं। कहते हैं किसी क्षण गति के t समय पश्चात, क्या बोलेंगे, किसी क्षण गति के t समय पश्चात कण के वेग x और y दिशा में घटक क्रमशः u x बराबर u, u y बराबर q, अच्छा u x या बोले वी एक्स बराबर u होगा, लेकिन वी वाई कितना होगा, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्यू ई टी बाई एम, क्यू ई टी बाई एम कहाँ से आया था, याद है कुछ, यह बराबर क्यू ई से आया था, क्यू ई टी बाई एम। अतः v बराबर मॉड में अंडर रूट वी, मॉड ऑफ v हो जाएगा, या वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करेंगे तो वी एक्स कितना है, u है तो u का स्क्वायर, और वी वाई कितना है, क्यू ई टी बाई एम, उसी का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यदि कण v वेग दिशा का x अक्ष से बनाया गया कोण बीटा है, क्या कर रहा है, जो कण है ये x एक्सिस से कितना कोण बनाया है, ये बीटा कोण बनाया है, कितना कोण बनाया भैया, बीटा कोण बनाया है। और इधर कितना, ये इधर कितना है, यह वी एक्स है, और इधर कितना है, यह वी वाई है, यह वी वाई, ये कितना कोण बना लिया, बीटा कोण बना लिया है। तो tan बीटा बराबर कितना हो जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स, तो क्यू ई टी बाई एम यू, क्यू ई टी बाई एम यू, ठीक है। चलो बात समझ में आ गया। तो अब इसी पे मैं कल क्वेश्चन लेकर आऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसी पे कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो अगर कल पढ़ेंगे आवेश का संतुलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संतुलन के लिए पूछा जाता है कि किसी बिंदु आवेश को कहाँ पर रखा जाए, विद्युत क्षेत्र के किस बिंदु पर या यहाँ से ये कितनी दूरी पर रखा जाए कि यह संतुलन की स्थिति में हो। संतुलन की स्थिति में होने का मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, या वैद्युत क्षेत्र के टर्म में देखेंगे वैद्युत क्षेत्र जीरो हो जाता है। तो वहाँ से वही डिस्टेंस निकालना रहता है कि कितनी दूरी पर यह संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। चलो भाई क्लास को ओवर किया जाता है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, कल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्योंकि देखो भाई थ्योरी यहाँ पे पढ़ते हैं, थ्योरी के साथ साथ हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन ही यहाँ पे आएंगे आपसे, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हमें लगाने आना चाहिए, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल 7:30 बजे क्लास में, ठीक है, क्लास को ओवर किया जाता है।